अब 11th-12th में हमारे पास मैथ्स की एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में हम काफी छोटे नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो पूरा फोकस होता है इस पूरी ब्रांच में वो होता है कि काफी छोटे नंबर्स पर, मतलब डिफरेंस बहुत, मतलब इतना छोटा है कि वो बस जीरो ही है लेकिन एग्जैक्ट जीरो हुआ नहीं है। कैसे वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर धीरे धीरे। हाँ भाई, बेसिक मैथ्स में तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली यूज किया जाता है। पहला, इसमें कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। दोनों अलग टाइप के ऑपरेशन है, एक तरह से ऑपरेशन कह सकते हो इन्हें। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है, बेसिक ऑपरेशंस है। प्लस का काम है दो नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई का काम तुम जानते हो कि अगर 2 into 4 है तो वो 8 आंसर देगा, ये सब कुछ। वैसे ही डिफरेंशिएशन का काम पहले से डिसाइडेड है। डिफरेंशिएशन का काम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज, इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज तो हम समझते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को चेंज करूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में कोई और ऑब्जेक्ट, कोई और मतलब क्वांटिटी कितनी स्पीड से चेंज करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो सब बातें, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, वो करनाल से गाड़ी में बैठा और उसे दिल्ली जाना है, ठीक है। एक आदमी बैठा करनाल से, उसको दिल्ली जाना है और कार में ट्रेवल करना है। मान लो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है करनाल और दिल्ली के बीच में, जितना भी है, मैं मानकर चल रहा हूं 200 किलोमीटर है, ठीक है। आदमी को पता चला, जब आदमी गया करनाल से दिल्ली तो उसको 4 घंटे लगे। तो तुम उसकी स्पीड बता सकते हो कितनी होगी? अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और 4 घंटे लगे उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो स्पीड हम निकालते हैं, ये कौन सी स्पीड निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं, कह लो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि शुरू में क्या हुआ, शुरू में वो करनाल से चला, एंड रिजल्ट क्या है कि वो दिल्ली पहुंच गया 4 घंटे में, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो कर लिया। अब उसकी एवरेज जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आ रहा है। मतलब अगर वो लगातार 4 घंटे सेम स्पीड से चलेगा, इस स्पीड से, तो वो 4 घंटे, एग्जैक्ट 4 घंटे में करनाल से दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जब वो जर्नी अपनी कर रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर इंस्टेंट पर, हर मोमेंट पर उसकी स्पीड इतनी रही होगी। कभी अगर उसको हाईवे पे ट्रैफिक मिला होगा तो हो सकता है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी हो, 40, 30, 35 रहेगी हो सकता है कि अगर खाली सड़क मिली हो तो उसने भगा ली हो, 55, 60, 70 होगी हो सकता है कि बीच में टोल आया होगा, टोल बूथ, तो हो सकता है वहां पर उसे 10-15 मिनट रुकना पड़ा। रुकना पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि वहां पर उसकी स्पीड जीरो ही होगी। मान लो वो जा रहा था पानीपत, जाकर उसको याद आया कि मैं घर पे कुछ सामान भूल गया, तो उसने क्या किया होगा? पहले करनाल से वो पानीपत पहुंचा, उसको याद आया कि हाँ मैं कुछ सामान भूल गया, वापस आएगा करनाल की तरफ। तो वो सारी जो चीजें हैं कि कब उसकी स्पीड 50 से बढ़ी हुई, कितने टाइम के लिए, कब उसकी स्पीड 50 से कम हुई, या कभी वो रास्ते में रुक गया, उसने चाय पी कहीं ढाबे पे रुक के 15 मिनट के लिए, तो वो चीजें तो मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रही है ना। मुझे यहाँ पर सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में पता चल रहा है कि 4 घंटे में उसने 200 किलोमीटर जर्नी ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस। हमें उसके बीच प्रोसेस में कुछ नहीं पता कि क्या होगा। तो इस टाइप की जो रेट ऑफ चेंज होती है, क्योंकि स्पीड क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ही तो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्पीड है, ठीक है। जितना डिस्टेंस में चेंज आया अपन जितना टाइम स्पेंड किया, तो रेट ऑफ चेंज कौन सी आई? एवरेज रेट ऑफ चेंज आई, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, और हमें कोई मतलब नहीं है कि बीच जर्नी में क्या हुआ। लेकिन वो चीज ऑब्वियसली उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मुझे उसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करनी हो, मुझे सब चीजों के बारे में बात करनी हो, तो सबसे सही जो एक तरह से जो तरीका है बताने का, जर्नी को एक्सप्लेन करने का, वो है इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि जब उसको करनाल से चले हुए 1 घंटा 5 मिनट हुए थे, तब उसकी स्पीड बताओ। अगर मुझे उसकी हर मिनट, हर सेकंड पर स्पीड बताओगी तो मैं उसकी पूरी जर्नी बता सकता हूं, या वेलोसिटी बताओगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं कि इस आदमी ने 9 बजे चलना चालू करा, सुबह 9 बजे चलना चालू करा, और इसकी वेलोसिटी जो है 10 बजे, इसकी वेलोसिटी माइनस की 70 किलोमीटर पर आवर थी। इससे मुझे क्या पता चलेगा? इतना बताते ही सामने वाला आदमी डायरेक्ट समझ जाएगा कि 10 बजे क्या हुआ, 1 घंटा जब उसे ट्रेवल करते हो गया था, किसी कारणवश इसको वापस मुड़ना पड़ा। माइनस का मतलब क्या हुआ, वो वेक्टर वगैरह पढ़ चुके हो। प्लस का मतलब सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस का मतलब उल्टी डायरेक्शन जा रहे हैं। तो इस इंस्टेंट पर 10 बजे
वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, मतलब करनाल से दूर जाने की बजाय वो करनाल के पास आ रहा था, करनाल की तरफ आ रहा था। तो इसका मतलब हम थोड़ा एक्स्ट्रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता पाए। तो इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है, इस टाइप की जो रेट ऑफ चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है हमारा, ये हेल्प करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने में। एवरेज तो बहुत आसान है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितने टाइम में करा, लेकिन उसके लिमिटेशंस है, उससे हमें ज्यादा पता नहीं चल पाता। तो अब डिफरेंशिएशन में हम यही पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमें पता लग गया होता क्या, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक छोटे से टाइम इंटरवल में उसकी किसी चीज के बढ़ने की या किसी चीज के कम होने की स्पीड क्या है, रेट क्या है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो धीरे धीरे जब लोगों को जरूरत महसूस हुई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, तो धीरे धीरे मैथ्स डेवलप होने लगी। तो पहले हम मैथ्स में अप्लाई करके देखेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में या फिजिक्स में अप्लाई करके देखेंगे। पहले मैथ्स के लिए समझते हैं। तो लोगों ने कहा कि मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। जैसे कहने का मतलब क्या, मेरा ये कहना चाह रहा हूं, मान लो एक बॉडी है, वो 7 मीटर पर सेकंड स्केल की स्पीड से चल रही है, एक्सेलरेशन से। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 4 मीटर पर सेकंड। तो मैंने तुमसे बनवाया था एसपी का ग्राफ बनवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। हमने कहा था एसटी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे ये पैराबोला बना। तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पता होगी या कुछ इंफॉर्मेशन पता होगी, तो तुम एसटी का ग्राफ बना सकते हो। थोड़ी और मैथ्स पढ़ेंगे तो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बना सकते हैं। ये तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन हमने बनाया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े और ग्राफ बनाने हमें आ जाएंगे। तो ग्राफ तो हमें पता ही होगा, किसी भी चीज का एसटी का या वीटी का या एटी का कुछ भी ग्राफ हमें पता होगा। तो मान लो हमें ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू fx का। कुछ नहीं, यहां पर x क्या है, कोई भी इनपुट है, y कोई भी आउटपुट। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये ग्राफ आ गया इस तरीके का। तो लोगों ने क्या बोलना चालू करा कि मान लो ये शुरुआत वाली पोजीशन थी a, ये फाइनल पोजीशन थी b। a के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता कितने हैं, हमने मान लिया x1, y1 है। b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x2, y2। ठीक है, इतनी बात। अगर मुझे ये देखना है कि y में कितना चेंज आया, रेट ऑफ चेंज देखना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मैं बोलूंगा कि y में कितना चेंज आया। अगर मैं a से b की तरफ जा रहा हूं तो फाइनल y कितना है, y2, इनिशियल y कितना है, y1। तो चेंज आया y2 माइनस y1 का। अच्छा, x में कितने का चेंज आया, x2 माइनस x1 का। y में जितना चेंज आया ओवर x में जितना चेंज आया, ये हमारा रेट ऑफ चेंज होगा। लेकिन यहां पर जो हमने रेट ऑफ चेंज देखा है वो काफी बड़े इंटरवल में देखा है, काफी कुछ हो चुका है ना बीच में। तो ये जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा। कौन सा? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात मैं ये भी जानता हूं कि ये जो चीज है क्या रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, हमें पता है कि ये जो चीज है ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। किसका स्लोप? ए बी लाइन का। याद करो, इस बारे में हमने काफी बात करी कि अगर मुझे ए बी लाइन का स्लोप निकालना होगा तो वो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया वो एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड है। वो है स्लोप ऑफ सेकेंड। सेकेंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कर्व को 2 या 3 पॉइंट पर कट करके जाए, 2 पॉइंट पर कट करके जाए बेसिकली। इसमें भी कुछ गड़बड़े हैं, वो बाद में मैथ्स में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना बोल रहा हूं उतना समझ लो, जो ठीक है। सेकेंड का मतलब ऐसी लाइन जो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करे। तो स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिर लोगों ने क्या करा, लोगों ने कहा कि काम करते हैं, इस b पॉइंट को थोड़ा पास ले आते हैं। ये आया अब ab डैश। अभी भी लाइन सेकेंड है, अभी भी एक रेट ऑफ चेंज आएगा, b के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए ना, रेट ऑफ चेंज तो आएगा अभी भी। लेकिन अब जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो थोड़े छोटे इंटरवल पर आएगा। सेकेंड अभी भी है, हमने b डैश को थोड़ा और पास लेकर आ गए, ये बना b डबल डैश, थोड़े और छोटे इंटरवल में आ गया। तो अब हम क्या करते रहे, हम इस बी पॉइंट को और पास और पास और पास लाते गए। एक टाइम ऐसा आया कि हम बी को बिल्कुल ए के पास ले आए। हमने क्या किया, बी को बिल्कुल ए के पास ले आए। तो अब जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो ए और बी जो पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे भी नहीं है अभी तक। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ए और बी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे नहीं है, लेकिन उनमें कोई फर्क भी नहीं है। इतना छोटा फर्क है कि मान लो यहां पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहां पर।
मतलब ये जो डिफरेंस है वो भी बहुत छोटा बड़ा डिफरेंस है, इससे भी छोटा डिफरेंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मानकर चलो कि अगर इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस निकाला जाए तो वो आएगा 0.000000000 हजार 10,000 बार जीरो और फिर जाकर 1। इतना छोटा डिफरेंस है कि डिफरेंस जीरो भी नहीं हुआ लेकिन कोई कसर भी नहीं बची, मतलब बहुत छोटा। तो अगर मैं पॉइंट्स को बहुत पास ले आऊंगा तो ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। तो पहले तो क्या बन रही थी अपने पास, सेकेंड बन रही थी, अब हमारे पास बननी चालू होगी टेंजेंट। तो अब हम बोलते हैं कि अब जो रेट ऑफ चेंज आएगी मेरे पास वो रेट ऑफ चेंज क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि मैंने अपना इंटरवल टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि वो बहुत पास आ गए पॉइंट, और अब इतना सफिशिएंट टाइम नहीं निकला कि हम उसे एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल पाए। ठीक है, जैसे मान लो x इक्वल टू 1 था और x इक्वल टू 1.000000001, तो ये बहुत छोटा इंटरवल है ना, तो इसका मतलब बेसिकली हम x इक्वल टू 1 पर ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि अब जो स्लोप आएगा, अब जो रेट ऑफ चेंज आएगी वो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और जो लाइन पहले सेकेंड बन रही थी अब वो लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम लिखेंगे कि हमें पता चला कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो मैं उससे क्या बोल सकता हूं, तो मैं इसे बोल सकता हूं स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इन दो बातों को समझने की और याद करने की कोशिश करो कि अगर हम सेकेंड का स्लोप निकालते हैं तो सेकेंड में इंटरवल बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आती है। अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा है तो वो भी रेट ऑफ चेंज, क्योंकि स्लोप का मतलब ही क्या, रेट ऑफ चेंज। तो अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा पास है, मतलब इतने पास है कि हम फर्क भी नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन फर्क है, ऐसा नहीं कि फर्क गायब हो गया, एग्जैक्ट जीरो गया, एग्जैक्ट नहीं है, जीरो के बहुत ज्यादा पास है। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई भी क्वांटिटी कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रही थी या कितनी स्पीड से डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, और ये क्या था, एवरेज। अब हम करते क्या, मान लो शुरू में पॉइंट था x, y। ठीक है, इतनी बात। शुरू में पॉइंट था x और इसके लिए वैल्यू थी y। हमने क्या करा, x में थोड़ा सा चेंज ले आए, x प्लस डेल्टा x। तो y में भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, डेल्टा y। पहले शुरू में वैल्यू x थी, हमने x में थोड़ा सा चेंज लाया, डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, चेंजिंग x। अगर x को चेंज करेंगे तो y भी तो चेंज होगा ना। जैसे एग्जांपल लो, मान लो y इक्वल टू x के है, x की वैल्यू पहले 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। x की वैल्यू मान लो 1.1 है तो y कितना होगा, 1.1 का स्केल यानी 1.21। तो अगर x में कुछ चेंज आया तो y में भी तो चेंज आएगा, और y में जो चेंज आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा y। तो पहले तो इस बात को लिख लेते हैं कि यहां पर जो डेल्टा x है वो है चेंजिंग x। जो डेल्टा y है वो क्या है, चेंजिंग y। ये चेंजिंग x और ये चेंजिंग y। अब चेंज तो कितना भी आ सकता है, हो सकता है जैसे टाइम में चेंज पढ़ रहा हूं, टाइम में 2 घंटे का 3 घंटे का चेंज आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टाइम चेंज बहुत छोटा आ सकता है, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जो डेल्टा x है ना, उस डेल्टा x को जीरो की तरफ लेकर जाना चालू करते हैं, और जो डेल्टा y है उसको भी क्या करते हैं, जीरो की तरफ लेकर जाना चालू करते हैं। इसका मतलब क्या है, टेंड्स टू जीरो। ध्यान देना, मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन यूज नहीं करा, मैं कह रहा हूं डेल्टा x को हम जीरो के पास ले गए, मतलब जो चेंज इन x है उसको बहुत छोटा कर दिया। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, 10 बार दोहरा चुका हूं, 3-4 बार और दोहराऊंगा कि डेल्टा x जो है वो जीरो हुआ नहीं है, अभी जीरो के बहुत ज्यादा पास गया है, 0.000000001, इस तरीके से। तो जो y में चेंज आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। अगर मैंने चेंज बहुत छोटा कर दिया तो अब जो रेट ऑफ चेंज आएगी वो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस। तो पहले रेट ऑफ चेंज क्या थी, पहले रेट ऑफ चेंज थी y में जितना चेंज आया ओवर x में जितना चेंज आया। अगर ये सिग्निफिकेंट चेंज होगा, काफी बड़ा चेंज होगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, और छोटा चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और जो छोटा चेंज होता है ना उसी को हम लिख देते हैं dy/dx।
dy का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन y। dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x। क्योंकि मुझे पता है तुम दोबारा रिपीट करवाने वाले हो, तो जिनको समझ में आ गया वो इतना नोट करो, मैं हल्का सा 1-2 मिनट के अंदर दोबारा रिपीट कर दूंगा। हमने कहा फिजिक्स में या कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें दो टाइप की रेट ऑफ चेंज चाहिए होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज काम करती है पूरे एक इंटरवल में। एवरेज सिर्फ हमें इतना बता पाता है कि शुरुआत कहां से हुई, खत्म कहां पर हुआ, बीच में क्या हुआ हमें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं कि बीच में उसकी स्पीड कितनी रही, वापस वो करनाल की तरफ आया नहीं आया, हमें कुछ नहीं पता लगता। वो हमें कौन बता पाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो वही पढ़ना चाह रहे हैं। हमने कहा ये ग्राफ है, अगर मैं ए और बी पॉइंट को दूर दूर लूंगा तो ये बनेगी एक सेकेंड। सेकेंड का जो स्लोप होता है वो बताता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिर हम बी पॉइंट को काफी पास लेकर आते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि बी पॉइंट जो है बिल्कुल ए के साथ कोइंसाइड कर गया, बिल्कुल पास आया लेकिन एक्चुअली कोइंसाइड करा नहीं है। अब जो लाइन बनेगी वो सेकेंड ना बनकर क्या बन जाएगी? टेंजेंट। और टेंजेंट में इंटरवल बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता चला सेकेंड का स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहले x की वैल्यू x थी तो y की वैल्यू y थी। x में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x, तो y में चेंज आएगा डेल्टा y, लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया कि डेल्टा x और डेल्टा y दोनों को बहुत छोटा कर दिया, जीरो के पास कर दिया। तो अगर बहुत छोटा इंटरवल कर देंगे तो जो रेट ऑफ चेंज होगी वो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और अगर डिफरेंस बहुत छोटे हो, चेंज बहुत छोटे हो, तो उनको डेल्टा से ना रिप्रेजेंट करके अब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाते हैं चेंज, और dx dy से रिप्रेजेंट किया जाते हैं वेरी स्मॉल चेंज। तो आज से हमें पता चला कि dy by dx जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करेगा। और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका नाम रख दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जल्दी से नोट करो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, बस ये मत बोल देना कि पूरा रिपीट कर दो। हाँ, ग्राफ भी बनाना है। पल्ले पड़ा कुछ कुछ की क्या करवाया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ सेकेंड, टेंजेंट। ठीक है, जल्दी से नोट करो। जो पूरा का पूरा कैलकुलस है ना, जैसे मैंने शुरुआत की थी, वो पूरा का पूरा इसी चीज पर डिपेंड करता है कि डिफरेंस जो है वो बहुत छोटे हैं। जैसे एक्चुअली डिफरेंशिएशन से पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है मैथ्स में, लिमिट्स नाम का। वो लिमिट्स चैप्टर ही ये चीज है कि उसमें x 2 को टेंड कर रहा है। 2 को टेंड करने का मतलब 2 के बराबर हुआ नहीं है, बस उसके आसपास है। आसपास का मतलब क्या होगा? 1.999999 और बहुत बार 9 लिखा हुआ है कि तो एग्जैक्ट 2 भी नहीं हुआ लेकिन 2 में कोई फर्क भी नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेंगे, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का समझ लो। तो फिर लोगों ने मैथमेटिशियंस ने इस पे काम करना चालू करा, तो उन्होंने मेहनत करके एक चीज निकाली, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। उन्होंने कहा कि अगर मान लो मुझे fx को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो इसका मतलब लिखो, मतलब में लिखिए। अगर मैंने कभी भी लिखा हुआ है ना dfx अपॉन dx, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम क्या चाहते हैं? डिफरेंशिएशन ही किसका नाम है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही डिफरेंशिएशन बोला जाता है। चेक करो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy by dx, और इसको हमने क्या बोल दिया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन बोलना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलना एक ही बात है। मैथ्स में उसको डिफरेंशिएशन ही वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर मैं dfx अपॉन dx, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, कि fx में छोटा सा चेंज आया
ओवर x में छोटा सा चेंज आया तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। किसकी रेट ऑफ चेंज आएगी? fx विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में चेंज करने पर fx में कितना चेंज आएगा, इसका मतलब ये। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, शुरू में क्या था, शुरू में x था, थोड़ा सा चेंज किया तो क्या हो गया, x प्लस h हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसका हल्का सा मतलब समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की ना तो तुम्हें जरूरत है ना मुझे समझाने की जरूरत है, हल्का सा आइडिया दे दो। उन्होंने क्या किया, देखो x जो था वो x प्लस h चला गया, x में हल्का सा चेंज आया। ये जो h है वो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस चीज का मतलब है h बहुत छोटे है, 0 के आसपास है। तो अगर पहले फंक्शन की वैल्यू fx थी, x की जगह x था, तो अब x की जगह क्या आएगा, x प्लस h आएगा, यही तो होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या है, f ऑफ x प्लस h, इनिशियल वैल्यू क्या है, fx, डिफरेंस ले लिया, चेंज आ गया। अच्छा x में कितने का चेंज आया, x की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो x में कितने का चेंज आया, h का, और ये h क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसकी मदद से हम किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब मान लो तुमसे कोई बोल दे कि यहां पर x इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये पॉइंट है। इस 2 पर ग्राफ के चेंज होने की रेट क्या है, सिर्फ 2 पर मतलब एक इंस्टेंट पर मांगा जा रहा है कि बस 2 पर बताना है कि ना तो 2 से पहले ना 2 से बाद में, एग्जैक्ट 2 पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की मदद लेंगे। हम कहेंगे कि पहले x की वैल्यू 2 थी, फिर चेंज होकर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस h, थोड़ा सा x में बदलाव आ गया, हल्का सा बदलाव आया, 2 प्लस h। पहले y की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर y की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस h का स्क्वायर। जैसे x की वैल्यू 2 रखी तो y आएगा 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 2 प्लस h रखेंगे तो y आएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। y और fx एक ही चीज होती है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो y में कितने का चेंज आया, 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4। अच्छा x में कितने का चेंज आया, h का, ठीक है। इतनी बात। यहां पर जो h है वो किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। इसको खोल के देखो, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस में आएगा h का स्क्वायर, प्लस में आएगा 4h माइनस 4 अपॉन h, 4 से 4 कटेगा, h स्क्वायर को h से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, h बचेगा। अगर 4h को h से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। इतनी बात। अब h तो 0 की तरफ है ना, तो लगभग 0 ही है, तो 0 प्लस 4 कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर हमने क्या करा, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर एक वैल्यू आई 4। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है। और डिफरेंशिएशन की वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि x इक्वल टू 2 पर ग्राफ के चेंज होने की स्पीड कितनी है, प्लस 4, मतलब 4 की स्पीड से वो इंक्रीज कर रहे हैं। अगर माइनस 4 होती तो क्या होता, 4 की स्पीड से डिक्रीज कर रहा होता। तो ये तरीका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से रेट ऑफ चेंज निकालने का, या कह लो डिफरेंशिएशन निकालने का, ठीक है। इतनी बात। लेकिन बार बार हमारे लिए इतनी मेहनत करना सही नहीं था कि पहले x इक्वल टू 2 के लिए मेहनत करी, फिर x इक्वल टू 3 के लिए मेहनत करेंगे, 4 के लिए मेहनत करेंगे। तो इससे अच्छा हमने क्या कहा, हमने फॉर्मूले डिराइव कर लिए, ठीक है, मैथ्स का यूज करके फॉर्मूले डिराइव कर लिए कि आज के बाद हम वो फॉर्मूले याद कर लेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, हमें बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात। तो वो अभी फॉर्मूले लिखेंगे, अभी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये नोट कर लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। नोट नहीं हुआ था अभी पूरा, तो वही नोट करो पूरा, पहले नोट करो ये बात। सर लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब कुछ होता है, उस पर डिटेल में मत जाओ। लिमिट का काम इतना है कि नंबर 0 की तरफ जा रहा है बस। अगर मैंने लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब h 0 के बहुत पास चला गया, इतना पास चला गया कि कोई फर्क भी नहीं है, लेकिन फर्क है भी, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। थोड़ी अजीब चीज है, जैसे मतलब थोड़ा भारी सी चीज है कि एक बार सिंपल वो रूल नहीं फॉलो होते जो हम नॉर्मली करते आए हैं, कुछ भी कर दिया वो क्वाड्रेटिक में, लीनियर में, थोड़ा सा अलग है, ब्रांच ही अलग है मैथ्स की।
इसके रूल चेंज हो जाते हैं। ये नोट कर लो, ये साइड में एग्जांपल कहीं पर नोट कर लेना। बार बार बोलो, किसी तरीके की दिक्कत है तो पूछ लो। y और fx का मतलब एक ही है। dfx अपॉन dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब ही है कि अपने आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक ही चीज है, एक ही प्राणी के दो नाम मान लो। पूछ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत है कुछ तो। आज नहीं आया समझ, यश फिर ऐसे नहीं होता ना, बच्चा आधे घंटे की क्लास होगी और तो अब लिख के भेजे कि आज नहीं आया समझ। डाउट पूछ अपना, आज नहीं आया समझ का क्या मतलब। निशांत राणा, लास्ट स्टेप इज नॉट क्लियर। अक्षता, लिमिट का मतलब बस वो तो बताया था। लिमिट का मतलब इतना है कि h 0 को टेंड कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। मतलब h की जो वैल्यू है वो 0.0000000000001 है, ये कहना चाह रहे हैं बस। लास्ट तक में कुछ नहीं करा। यहाँ पर h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है ना, इतना छोटा नंबर है। अब 4 में अगर मैं 0 पॉइंट ये नंबर ऐड करूं, अभी तो बहुत कम 0 है, इससे तो बहुत ज्यादा 0 है। तो 4 में अगर ये नंबर ऐड करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैं तुझे 1 रुपया लाके दे दूं एक्स्ट्रा, तो अभी भी तू क्या बोलेगा? 1 करोड़ रुपए बोलेगा ना, लगभग तो उतना ही है। तो 4 में अगर ये इतना छोटा नंबर ऐड करूं, इससे भी बहुत छोटा नंबर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी छोटा नंबर ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। देख रहे, तो देव भी कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, टॉपिक टफ है, इस वजह से मैंने हर चीज कम से कम 8-8 10-10 बार एक एक सेंटेंस को रिपीट करा है। अब तुम उसके बाद भी अगर सुनोगे नहीं या डाउट नहीं पूछोगे, फिर मैं कैसे बता दूंगा ना? फिर मेरे पास कोई जड़ी बूटी थोड़ी ना, मुश्किल है तो है वो टॉपिक। अब जो उसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो है ही ना अपने पास, उसको थोड़ा ना चेंज कर सकता हूं मैं। नहीं तो एक काम करना, अभी फॉर्मूले लिखवाऊंगा, वो फॉर्मूले रट्टे मार लेना, बाकी समझ लो तो भाई उससे पता तो होना चाहिए कि करना क्या चाह रहे हैं। किसी भी ग्राफ की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं कि 2 पर ग्राफ की चेंज होने की रेट क्या है, बस ये बताना चाह रहे हैं। अक्षिता, फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने ये कहा है शुरू में x की वैल्यू x प्लस h थी, तो फंक्शन जो है, फंक्शन का मतलब y होता है, फंक्शन वर्ड पर उतना ध्यान मत दो। तो शुरू में वैल्यू कितनी थी? fx। अगर x चेंज हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। ये होता है y। y और fx एक ही चीज होती है। कभी कभी y लिख देते हैं जरूरत के हिसाब से, कभी fx लिख देते हैं, एक ही काम है। तो y में कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। x में कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल। x प्लस h में से x माइनस करेंगे तो कितना चेंज आया? x चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज है। अगर इंटरवल जो है h, इसको मैं बहुत छोटा कर दूं तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दो तीन चीजों का सेम नाम है, बस वो ध्यान रखो। जब हमें जैसे जरूरत पड़ती है वैसे उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। बढ़िया, आगे अगर नोट हो गया तो ये काम हमें करना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दिए, इससे कोई लेना नहीं है अपना। और अब फिर लिख रहा हूं ताकि इतनी बार लिख लो कि तुम्हें याद हो जाए। dfx अपॉन dx, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन fx विद रिस्पेक्ट टू x। बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसको हम कभी कभी f डैश x भी लिख देते हैं। fx के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ये पावर नहीं है 1, पावर मत समझना, डैश है वो। f डैश x लिख दिया मतलब डिफरेंशिएशन लिख दिया, डिफरेंशिएशन लिख दिया मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लिख दिया, सबका मतलब एक ही है। तो अब तुम लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ
स्टैंडर्ड फंक्शंस। पहला फॉर्मूला लिखो। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी को वेरिएबल माना जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हें कुछ नहीं करना, वेरिएबल नंबर की पावर में कुछ है तो तुम क्या करो, पावर को आगे ले आओ, n जो है वो आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। पावर को आगे लेकर आओगे, जितनी भी पावर लिखी हुई है उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, जैसे ये अगर मैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी। अच्छा, x की पावर है कितनी? 2 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बचेगा? x की पावर 1, यानी कितना बचेगा? 2x। दोबारा बोलो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो पावर 2 आगे आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? x की पावर 1 यानी 2x। अब इसका फायदा क्या हुआ हमें वो भी समझ में आना चाहिए। मान लो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 2 4, मतलब x इक्वल टू 2 पर इसके चेंज होने की रेट कितनी है? 4। और यहां पर भी पूरी मेहनत करके हमने आंसर कितना निकाला था? 4। अगर मान लो मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, x की वैल्यू 3 पुट करने का मतलब रेट ऑफ चेंज कितना होगा? x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6। मतलब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन के चेंज होने की रेट y के चेंज होने की रेट 6 के इक्वल होगी। तो मुझे दोबारा बार बार ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। ये फायदा हुआ और इस वजह से हम फॉर्मूले याद करेंगे। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये है। अभी एग्जांपल करके देखेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले सारे के सारे हम एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं sin x की। इसको हम पढ़ेंगे कैसा? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x को चेंज करने में sin x में कितनी स्पीड से चेंज आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है cos x। इसका भी मतलब समझ लेते हैं। मतलब क्या इसका? sin x का ग्राफ याद करो क्या था? ट्रिग्नोमेट्री में बताया था sin x का ग्राफ ये 0 पाई 2 पाई, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे पाई बाय 2 पर, मुझे क्या करना है? पाई बाय 2 पर रेट ऑफ चेंज निकालनी है। किसकी? sin x की। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फॉर्मूला कितना है? cos x। कहां पर बात करना चाहते हैं? पाई बाय 2 पर। तो मैंने x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा? cos पाई बाय 2 आ जाएगा। यहां पर नहीं करनी पाई बाय 2, यहां पर करनी cos पाई बाय 2। पाई बाय 2 कितना होता है? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री हम जानते हैं 0 होता है। इसका मतलब 90 डिग्री पर sin x के चेंज होने की रेट कितनी है? 0 है, मतलब वहां पर वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, डिफरेंशिएट करके एक चीज आएगी, उस चीज में जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो साथ के साथ उस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 पर रेट ऑफ चेंज बताओ, तो तुम क्या करोगे? x की जगह पाई बाय 3 पुट कर दोगे। पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो वैल्यू पुट करते ही मुझे पता चल गया कि 60 डिग्री पर sin थीटा की रेट ऑफ चेंज कितनी है? 1/2 के इक्वल है। साथ के साथ हमें ये पता चल जाएगा, ये रिलेट करना चाह रहे हैं, इससे फायदा ही हो रहा है। चलो बाकी के फॉर्मूले लिखते हैं, फिर अप्लाई करना सीखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। sin x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन होगा सेकंड स्क्वायर x। ये याद करने होंगे सारे फॉर्मूले तुम्हें। और सेकंड x का डिफरेंशिएशन होगा सेकंड x इंटू tan x। अगर हमसे पूछा जाए कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे tan x का क्या आया था? सेकंड स्क्वायर x। cot x का आता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, माइनस लग जाता है एक साथ में।
फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है, ना ही हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, ना ही हमें इतनी मैथ्स आती है कि हम डिराइव कर सकें, 12वीं में करेंगे। सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एक्स 10x, तो कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हुए जो हमें याद करने होंगे, कुछ और रिजल्ट्स हैं वो भी याद करने होंगे, वो लिखो। फिर हम कहते हैं कि मान लो e की पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब यहां पर ये क्या बोला, कुछ नहीं है, जैसे पाई तुम्हारे पास एक कांस्टेंट होता है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 22/7, एक कांस्टेंट नंबर है, वैसे ही e एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। तो ये लिख लो साइड में, मैथ्स में काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, e की वैल्यू होती है 2.71, एप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और इसको बोला जाता है नेपियर्स कांस्टेंट, इसका नाम है। तो यहां पर e का मतलब 2.71 है, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा e की पावर x। ठीक है, इतनी बात। ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। अब देखो, इसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ln x नाम की एक चीज होती है मैथ्स में, लोग बोलते हैं उसे। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर पढ़ने वाले हैं, जो मेडिकल वाले बच्चे हो तुम्हें बाद में पढ़ा दिया जाएगा लोग क्या होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में काम आता है, अभी तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, बस सुन लो कि ln यानी लोग नाम की एक चीज होती है, ln x उसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है। फॉर्मूला याद कर लो, जहां पर जरूरत पड़ेगी जब तब तुम्हें पढ़ा देंगे वो, ठीक है, डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है। ये कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें याद करने हैं, फॉर्मूले और भी बहुत सारे होते हैं मैथ्स में, लेकिन वो नॉर्मली फिजिक्स में यूज नहीं होते। ठीक है, अब देखो, बेसिक मैथ्स मेरा पढ़ाने का सिर्फ मकसद इतना है, जो जिस वजह से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो इतना है कि फिजिक्स में तुम्हें समझ में आ जाए कि मान लो आकिब सर कल को फिजिक्स में बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएशन लो, तो तुम्हारे दिमाग में वो लिंक बन जाएगी, डिफरेंशिएशन का मतलब था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, उसके फॉर्मूले ये। मान लो कल को फिजिक्स में तुम्हें काम आ गया इसका डिफरेंशिएशन, अब साइन इनवर्स एक्स नाम की एक चीज होती है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब मान लो मैंने तुम्हें ये नहीं लिखवाया, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन का मतलब तो पता ही है ना कि क्या मतलब है इसका, कि साइन इनवर्स एक्स की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर कोई नया फॉर्मूला उस टाइम पर काम आएगा तो वो उसी टाइम तुम्हें लिखवा दिया जाएगा और उसी टाइम तुम्हें याद करना होगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, फिलहाल हम ये समझना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके क्या क्या रूल हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये सब बातें। ठीक है, तो और जितनी मेरी नवनीत सर से बात हुई है वो यही कहते हैं कि यही फॉर्मूले मेनली काम आते हैं, तो मैंने वो फॉर्मूले तुम्हें लिखवा दिए, बाकी अगर कोई काम आएगा उसी टाइम पर तो तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा। एक और लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x कितना होगा, a रेज़ टू द पावर x ln a। यहां पर a क्या है, a कोई भी कांस्टेंट है, जैसे a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नोट करो ये फॉर्मूले, फिर इनके ऊपर आगे बातें करते हैं। और फॉर्मूले रटने हैं, कहां से आए हमें कोई मतलब नहीं है, अभी नाम बता सकते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, कुछ बातें तो हो रही थी। एनटीएससी 10th के लिए एक एग्जाम होता है, 2-3 लेवल होते हैं, स्टेट लेवल और ये सब कुछ। हाँ तो भाई मैं वही कह रहा था, यहीं पर समझने की कोशिश करो, अपलोडेड लेक्चर पर निर्भर मत हुआ करो, उसमें तो ये होता है कि 2-4 मिनट का कुछ समझ में नहीं आया, और मैं हर चीज 10-10 बार तो बोल रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा वही है पॉसिबल है। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर होगा। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट सिंपल लिख लो, फाइंड। जैसे पहला पार्ट है, हमें x की पावर 7 को डिफरेंशिएट करना है,
तो कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो पहली बात तो इन दोनों रिजल्ट्स में इस फॉर्मूले में कोरिस्पोंड, बच्चा नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है। इन दोनों में फर्क है, वेरिएबल x है उसकी पावर कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो क्या है, वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है 7। 7 कैसा नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता x की वैल्यू चेंज होने पर। और इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में a कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, फर्क समझो। यहां पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, ठीक है। अब फॉर्मूला ये वाला लगेगा, यहां पर मैंने क्या बताया था, पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। वही सेम काम यहां पर करना होगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, पावर जो है 7 वो आगे आ जाएगी, जितनी भी x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो पावर कितनी है 7, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 6। ये फॉर्मूला लगाना है अपने को बस, इस ये इतना काम करती है, अपने पास डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मान लो तुमसे वो पूछ ले कि y इक्वल टू x की पावर 7 है, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x इक्वल टू 2। मान लो वो तुमसे बोले कि एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब x और y में एक इक्वेशन है, उसको फंक्शन बोलते हैं कभी कभी। ये एक फंक्शन है, x की वैल्यू बढ़ाएंगे चेंज करेंगे, रेट ऑफ चेंज बदलेगी। मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज चाहिए, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले x को डिफरेंशिएट करूंगा y को। अगर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 7x की पावर 6 आएगा। मुझे कहां पर रेट ऑफ चेंज निकालनी है, x इक्वल टू 2 पर। तो जहां जहां x दिखेगा वहां पर 2 पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा 448। तो ये रेट ऑफ चेंज है किस पॉइंट पर, 2 पर। अगर मुझे x इक्वल टू 1 पर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। अगर मुझे x इक्वल टू 10 पर निकालनी होगी तो x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। तो फायदा यही है, हमें बार बार वो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया इस वजह से था क्योंकि पहले तो हम वो बड़ा काम करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, फॉर्मूला डिराइव करो, पूरा एक्सपेंड करो, बहुत मेहनत वाला काम था। लेकिन अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगला तुम डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना है। सॉरी, x की पावर -3, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। वेरिएबल नंबर की पावर है कांस्टेंट, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस कर दोगे। करो जल्दी से, राहुल का सही है। गुरमीत सही है, वैभव नहीं बच्चे, अक्षिता सही है, शिवानी सही है, नेहा नहीं, आर्यन सही है। कुछ नहीं करना, पावर जो -3 है वो पावर -3 आगे आ जाएगी, जितनी x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। -3 में से 1 माइनस करोगे तो -4। अच्छा इसको शक्ल चेंज करके क्या लिख सकते हैं, x की पावर -4 को नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा, x की पावर 4। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है दीवान, ये आ गया डिफरेंशिएशन। चलो तीसरा पार्ट, मुझे रूट x को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या है। अजय भाई इक्वल टू 7 वाला दोबारा बताओ। कुछ नहीं करा भाई, x की पावर 7 थी, जो पावर 7 थी उसको हम आगे ले आए और जितनी x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ये बन गया 7 इंटू x की पावर 6। बस ये काम करना। राहुल ठीक है, नहीं नेहा 0 नहीं आएगा आंसर, सिर्फ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से आंसर 0 आता है। चेक करो, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल काम है। रूट x का मतलब मैं जानता हूं ना, किसी भी नंबर का रूट लेना मतलब उसकी पावर 1/2 करना, जानते हैं हम इतना। अच्छा पावर है 1/2, पावर 1/2 आगे आ जाएगी, x की जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दोगे, तो 1/2 तो है, x की पावर कितनी आ गई, -12, ठीक है। 1/2 माइनस का मतलब नंबर को नीचे लेकर जाना है, पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, रूट लेना है,
तो माइनस की वजह से नीचे जाएगा, हाफ की वजह से रूट आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2√x। ये डिफरेंशिएशन। चलो कुछ और एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। सिक्स को डिफरेंशिएट करके बताओ कितना आएगा। 6 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा। कुछ नहीं करना, देखो पहले इसको दो तरीकों से समझ सकते हो। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि क्या है 6 है ना, अब तुम x की वैल्यू चेंज करोगे तो 6 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 6 तो 6 ही है, कांस्टेंट नंबर है, x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये नंबर और ये नंबर तीनों x पर डिपेंड कर रहे थे, कोई ना कोई रेट ऑफ चेंज आएगा। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है वो तो सेम ही रहेगा ना, तुम x की कोई भी वैल्यू चेंज कर लो, इसकी वैल्यू तो 6 है, तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही तो उसकी रेट ऑफ चेंज कितनी है, 0 है। अगर कोई गाड़ी खड़ी है, कहीं चली नहीं रही, तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 0। या तो इसको डायरेक्ट ऐसे समझ लो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ये कर लो। 6 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 into x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं ना x की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 6 तो है, पावर 0 को आगे ले आओ, x की पावर में से 1 माइनस कर दो, पावर है वो आगे आ गई मल्टीप्लाई में, जितनी x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 0 आता है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये चीज पीछे लिख लो एक फॉर्मूले की तरह, कि अगर हमें कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना हो, सिंपल कांस्टेंट है, कहीं पर भी x दिख ही नहीं रहा अपने को, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये बात लिख लो। अच्छा चलो एक दो पार्ट और, एक दो एग्जांपल और करके देखो, टाइम है अभी तो चल रहा है। 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ढंग से एनालाइज करो चीजों को और बताओ 1/x का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला लगाना है बस, वो कुछ नहीं करना। नहीं राहुल, ये नहीं होता कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का ln x होगा, नहीं, इतना सिंपल नहीं है जीवन। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि 1/x का ln x, उल्टा काम नहीं होता। बस यार शिवानी तेरा बस माइनस का फर्क है, राहुल साक्षी सही है, अंजलि सही है, अक्षिता नहीं, शिवानी पता नहीं तूने क्या लिखा, तुम लोग तो पावर भी नहीं लिख पा रहे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो 1/x का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, पता है हम सबको, बस हो गया काम। पावर -1 जो है वो आगे आ जाएगी, x की जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करके -1 और -1 मिलकर कितना बनाएगा, -2 बनाएगा, ठीक है इतनी बात। अच्छा x की पावर -2 का मतलब नीचे लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, -1/x। स्टेप ना समझ में आए तो पूछ लेना। 6th पार्ट लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या बनेगा, जल्दी से, आसान सवाल है वो। 1/x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करो क्या बनेगा, x की पावर -4 है, इसका ये मतलब है ना, पावर को आगे ले आओ, -4, जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, -4 x की पावर -5, -4 तो है, x की पावर -5 को नीचे लेकर आओगे तो x की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वो ये फॉर्मूले तो तुम लगाने सीख जाओगे, ये फॉर्मूला लगा लिया वो तो भी दिक्कत लग रही है, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले लगाना सीख जाओगे, लेकिन ये चीजें समझनी जरूरी है कि जो फॉर्मूले लगा रहे हो एक्चुअली उससे हो क्या रहा है, कि हमें मिल क्या रहा है, उससे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल रही है किसी एक पॉइंट पर,
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज में फर्क क्या है? क्योंकि जब सवाल आएगा वो तुमसे ये नहीं बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, वो तो मैथ्स का सवाल हो गया ना, फिजिक्स में तो ये पूछेगा नहीं, वो तुमसे घुमा फिरा के पूछेगा, वो बोलेगा कि एक गाड़ी है इस तरीके से जा रही है, उसका ग्राफ ये है, उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताओ। फिर तुम रिलेट करोगे कि अच्छा ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो इसका मतलब ये हमसे क्या मांग रहा है, डिफरेंशिएशन मांग रहा है, और डिफरेंशिएशन के फिर हम फॉर्मूले निकालते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। एक लास्ट पार्ट और लिखो, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, 7th पार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 raised to the power x with respect to x। अब इसका भी मतलब समझ में आया ना कि x को चेंज करने से 2 की पावर x में कितना चेंज आएगा, किस स्पीड से चेंज आएगा, ये पता करना चाह रहे हैं। बताओ इसका आंसर बताओ, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या है, अब 2 की पावर x, अब फर्क समझो, अभी तक हम कर रहे थे x की पावर 2, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अब क्या है, कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a। तो क्या हुआ, 2 की पावर x, जो भी यहां पर बेस है ना, बेस कितना 2 है, इसको क्या लिख दोगे ln 2। अब ये ln 2 किस बला का नाम है, क्या होता है, क्या मतलब है इसका, वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ ln 2 लिखकर आगे बढ़ जाएंगे, जब सही मौका आएगा तब लोग बता दिया जाएगा। ln 2 लिख दो बस, काम। आज के लिए इतना ही है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नोट्स ढंग से रिवाइज करके आना, कल कंटिन्यू। ऐसी अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं 7 की पावर x का बताओ, तो क्या करोगे, 7 की पावर x ln 7। 9 की पावर x का बताओ, तो 9 की पावर x ln 9। जो बेस है ना, जो जैसे 2 3 7, उसको log के अंदर डाल दो, ln के अंदर डाल दो। टू मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से 2 मल्टीप्लाई, नहीं अक्षिता, वो मल्टीप्लाई नहीं होते ऐसे। जैसे अगर 2 sin 60 डिग्री है, तो हम ये नहीं करते ना कि 2 को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो sin 120 डिग्री आ गया, तो वैसे वहां पर भी नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। लोग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं वही कह रहा हूँ, टॉपिक तुम्हें पता नहीं ना कि लोग होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, वही है, फिर थोड़ा उसमें और कंफ्यूज हो गए तुम लोग। हल्का सा बताता हूँ, लोग होता ये है कि जैसे ये, इसका मतलब होता है 2 की क्या पावर रखें कि 8 आए, तो मैं जानता हूँ 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8 आएगा, ये आंसर आएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है लोग 81 टू द बेस 3, 3 की क्या पावर रखें कि 81 आ जाए, ऑब्वियसली 4। तो लोग इस तरीके से काम करते हैं, पढ़ाई के मैथ्स में भी और बायो वालों